नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ के कला भवन में आजमगढ़ महोत्सव के तत्वावधान में आज जिलाधिकारी, जिला प्रशासन और पत्रकारों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के सभी पत्रकारों के साथ ही जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, अपर जिलाधिकारी प्रशासन आजाद भगत सिंह, जिला सूचना अधिकारी अशोक कुमार उपस्थित थे। पत्रकारों की तरफ से मुख्य वक्ता के रूप में अशोक कुमार वर्मा, अध्यक्ष तमसा प्रेस क्लब, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र श्रीवास्तव, सचिव विजय यादव, रवि सिंह, सचिव द प्रेस क्लब, वरिष्ठ पत्रकार वरुण सिंह सहित कई पत्रकारों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। जिला प्रशासन की तरफ से जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह और मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आजमगढ़ महोत्सव की तैयारी में जी जान से लगे प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर पीयूष यादव ने कार्यक्रम का कुशल संचालन किया और जिला प्रशासन व पत्रकारों की गोष्ठी के आयोजन में डॉक्टर पीयूष यादव की भी अहम भूमिका रही। गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इस प्रकार की बैठकें आगे भी होती रहेंगी और पत्रकारों के लिए उनका द्वार हमेशा खुले रहेंगे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए तमसा प्रेस क्लब के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने कहा कि आजमगढ़ महोत्सव बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। पत्रकारों और प्रशासन के बीच में इस प्रकार की गोष्ठी हमेशा आयोजित होनी चाहिए, जिससे पत्रकारों व जिला प्रशासन के बीच में अच्छा सामंजस्य बना रहे। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी ने महोत्सव में प्रतिभागी युवक व युवतियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और तमसा प्रेस क्लब के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने, सुनिए। विरासत को और संजो के रखने के लिए इस परिसर का निर्माण अभी थोड़े दिन पहले पूर्ण करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। इस हरिऔध कला केंद्र पर ऐसे कई आयोजन हम लोग आप सभी के प्रयास और सहयोग से करते रहेंगे, इसकी मुझे पूरी आशा है। और जिन लोगों को इन्हीं कारणों से अवसर नहीं मिल पाया है, उन्हें हम लोग आगे अवसर देते रहेंगे। आप सभी ने अपना कीमती समय आज यहाँ पर दिया और हम लोगों को मार्गदर्शन दिया, इसके लिए मैं पूरे जिला प्रशासन की ओर से, महोत्सव के आयोजन समिति की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। आगे भी इसी सौहार्दपूर्ण उसमें चलता रहे। आजमगढ़ महोत्सव, हमारे पूर्व वक्ताओं ने उस पर भी प्रकाश डाला। ये आजमगढ़ का महोत्सव है, हम लोग मात्र उसके सूत्रधार हैं, आयोजक हैं। आजमगढ़ के हर वर्ग को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ने का प्रयास किया है। पर जब इतनी बड़ी कोई आयोजन होता है तो कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो संतुष्ट ना हो। सबको संतुष्ट कर पाने की क्षमता तो भगवान में भी नहीं है। हम लोग तो बहुत ही तुच्छ लोग हैं, आम मानव हैं, तो ये संभव नहीं है कि हम लोग सभी को संतुष्ट कर लें। प्रयास ये रहा कि जिनको भी अवसर दिया गया वो उसके पात्र हों, उनका चयन एक निष्पक्ष व्यवस्था के तहत हो, और साथ ही साथ ये अवसर अंतिम नहीं है। ऐसा नहीं कि मंचा सिंह, वरिष्ठ पत्रकार विजय यादव जी, जो हिंदी पत्रकारिता और दैनिक पत्रकारिता में जिनका एक बड़ा नाम है, दैनिक देवव्रत के नाम से, और इनके पिताजी देखते थे कि आज अंत भला तो सब भला। आज जिलाधिकारी महोदय, एक हम लोग कहा जाता है दूध के चाँद की तरह, तो हम लोग एक साथ रह करके एक आँख और काजल की बात रिश्ते होते हैं जिला प्रशासन से, लेकिन दुनिया नहीं है, आज समाप्त हुआ। उसके लिए मैं हृदय से राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज आजमगढ़ में आयोजित आजमगढ़ महोत्सव 2023
कार्यक्रम के आज 5वें दिन का शुभारंभ विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। आज के कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा समूह नृत्य व लोक गायन तथा प्रतिष्ठित कलाकारों रंजना राय, शुभम मिश्रा, शाह आलम सांवरिया, साहिल आजमी, वंदना मिश्रा आदि द्वारा प्रस्तुति की गई। इसी क्रम में दैनिक लकी ड्रॉ के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इसी क्रम में हरिऔध कला भवन में सुन लो स्वर पाषाण शिला के नाटक की प्रस्तुति समूहन कला संस्थान द्वारा की गई। इसके साथ ही लच्छू महाराज फाउंडेशन लखनऊ द्वारा कुमकुम आदर्श के नेतृत्व में कथक समूह नृत्य की प्रस्तुति की गई, जो काफ़ी मनमोहक रहा। इसके पश्चात बॉलीवुड सिंगर ममता शर्मा द्वारा लोक गायन की प्रस्तुति की गई। उपरोक्त समस्त कलाकारों ने सभी दर्शकों में अपने प्रदर्शन से समस्त दर्शकों में उत्साह एवं जोश भर दिया। उपरोक्त समस्त कलाकारों को विधान परिषद सदस्य द्वारा अंग वस्त्र मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, अपर जिलाधिकारी भित्तुराज आजाद भगत सिंह, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, समस्त एसडीएम, तहसीलदार, समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। जनपद के लोकप्रिय गायक कलाकार राजेश रंजन ने अपने गीतों से समा बांधा। श्रोताओं की गूंज उठी ताली। आजमगढ़ महोत्सव में लोकप्रिय गायक कलाकार फिल्म अभिनेता राजेश रंजन ने यह कहा, जहां अयोध्या धाम पर रचित कजरी विद्या में चला धूमि आई पावन द्वारिया पिया अवधपुर नगरिया पियाना गाकर समा बांधना शुरू किया। एक से बढ़कर एक अपने गीतों का जलवा बिखेरना शुरू किया। वही किसानी गीत गाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों किसानों पर प्रकाश डालते हुए बड़ा ही सुंदर गीत गाकर एक संदेश दिया। माटिए में झमेला किसान बिहान होला मटिए में, और वहीं फौजी नौजवानों पर बड़ा ही जबरदस्त गीत वतन के सिपाही भैया हमारे वतन के सिपाही, हम किसानी करावल करी ले भैया सिमुआ पर काटे गर्दनवा हम फंस लिया कटावल करी ले गाया। तो श्रोताओं ने अपनी तालियां से शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। आजमगढ़ के सिधारी स्थित राहुल प्रेक्षागृह में ग्रामीण चिकित्सा संगठन का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया, जहां जिले के सभी ग्रामीण चिकित्सक उपस्थित रहे। जहां चिकित्सकों के अधिकार के बारे में चर्चा करते हुए सभी चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिले के प्रतिष्ठित MBBS MD सर्जन डॉक्टर्स भी शामिल रहे। मुख्य रूप से कार्यक्रम में डॉक्टर सुभाष सिंह, डॉक्टर दीपक पांडे, डॉक्टर महेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हृदय चौहान, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, डॉक्टर अजित कुमार, डॉक्टर विशाल जायसवाल, डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर इकराम, डॉक्टर पंकज जायसवाल, डॉक्टर मोहम्मद दानिश, डॉक्टर संजय गौड़, डॉक्टर पंकज यादव आदि डॉक्टर उपस्थित रहे। वही इस कार्यक्रम का उद्घाटन आजमगढ़ के नवागत भाजपा जिला अध्यक्ष श्री कृष्णपाल द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम दीप प्रज्वलन कर शुरुआत किया गया, जहाँ श्री कृष्णपाल ने कोरोना काल में ग्रामीण डॉक्टर के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण चिकित्सा आदिकाल से चलती आ रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण चिकित्सक अगर नहीं होते तो कोरोना काल में देश की आधे से ज़्यादा आबादी कोरोना की भेंट चढ़ गई होती। जी, ये जो ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन एक संघ है जो ग्रामीण दूर दराज के इंटीरियर क्षेत्रों में जो छोटे डॉक्टर होते हैं, जो कि हम लोगों के यहाँ से कहीं से सीख के जाते हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती, परंतु ये लोग प्राथमिक उपचार अवश्य करते हैं, तो ऐसे लोगों को ही ग्रामीण चिकित्सक कहते हैं। और उन लोगों ने अपना एक समूह बनाया, उसका आज स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह था, तो इसमें हमें बुलाया गया था, तो इसमें हम गए थे। अच्छा लगा, काफ़ी भीड़ थी, इकट्ठा हुई थी और ये सारे लोग एकत्रित थे, तो इनके बीच में संबोधन का भी मौका मिला। तो जैसा बताया गया कि हमारी तरफ से यही सुझाव दिया कि समूह बना है, तो अब इस समूह को कुछ ट्रेनिंग की और एक सही दिशा देने की आवश्यकता है। इनको कुछ बेसिक अगर हेल्थ से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी तो ये और सही उपचार कर सकेंगे। चिकित्सक स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर सम्मान समारोह वार्षिक सम्मेलन किया जा रहा है। इसमें हमारे ग्रामीण चिकित्सक जो लोग गरीब निरीह लोगों का सेवा करते हैं, उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। और हम संगठन के माध्यम से, आप लोगों के मीडिया बंधु के माध्यम से सरकार तक, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि ग्रामीण चिकित्सक जो उपेक्षित हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, सेवा भाव से मरीजों का सेवा करते हैं, इन लोगों को
एक छोटी सी प्रशिक्षण दे करके, जैसे बहुत सारा चीज़ है, अभी मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में वहाँ एक कोर्स लॉन्च किया गया फर्स्ट एड कार्यकर्ता के लिए। NIUS में व्यवस्था है, बिहार में हमने करवाया। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को भी एक प्रशिक्षण दे करके और इन लोगों को भी मान सम्मान दे करके, और संभव हो तो सरकारी योजनाओं में, सरकारी रिक्तियों में जो है सुनियोजन किया जाए, अन्यथा इन लोगों को रोजी रोजगार के लिए प्रशिक्षण दे करके, मान सम्मान दे करके रजिस्टर्ड कर दिया जाए। मैं ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव जयेंद्र मणि मिश्रा। आजमगढ़ महोत्सव 2023 के अंतर्गत जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में पत्रकारिता के संदर्भ में आजमगढ़ विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने समस्त मीडिया बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि आजमगढ़ महोत्सव जनपद आजमगढ़ का है, हम लोग केवल उसके सूत्रधार हैं, आयोजक हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के हर वर्ग को इस महोत्सव के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि जब इतना बड़ा कोई आयोजन होता है तो कोई ना कोई गलती जरूर होती है, उसको नज़रअंदाज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहाँ हम कोई गलती कर रहे हैं, मीडिया का कार्य एक निंदक के रूप में भी होता है और निंदा करना आपका सबसे बड़ा दायित्व और कर्तव्य है। यह बताना कि हम कहाँ गलत हैं, हमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है, यह आपका पूर्ण दायित्व है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के महत्व को नापा और तौला नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों की मुख्य भूमिका रही, वे राजनेता के साथ साथ पत्रकार भी थे, क्योंकि उस समय जनता के साथ संवाद समाचार पत्र एवं मैगजीन के माध्यम से ही संभव था। आप सभी ने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया और हम लोगों को आपका अपना मार्गदर्शन दिया। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से एवं महोत्सव के आयोजन समिति की तरफ जिलाधिकारी ने मीडिया बंधुओं को धन्यवाद दिया। विरासत को और संजो के रखने के लिए इस परिसर का निर्माण अभी थोड़े दिन पहले पूर्ण करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। इस हरिऔध कला केंद्र पर ऐसे कई आयोजन हम लोग आप सभी के प्रयास और सहयोग से करते रहेंगे, इसकी मुझे पूरी आशा है। और जिन लोगों को इन्हीं कारणों से अवसर नहीं मिल पाया है, उन्हें हम लोग आगे अवसर देते रहेंगे। आप सभी ने अपना कीमती समय आज यहाँ पर दिया और हम लोगों को मार्गदर्शन दिया, इसके लिए मैं पूरे जिला प्रशासन की ओर से, महोत्सव के आयोजन समिति की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। आगे भी इसी सौहार्दपूर्ण उसमें चलता रहे। आजमगढ़ महोत्सव, हमारे पूर्व वक्ताओं ने उस पर भी प्रकाश डाला। ये आजमगढ़ का महोत्सव है, हम लोग मात्र उसके सूत्रधार हैं, आयोजक हैं। आजमगढ़ के हर वर्ग को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ने का प्रयास किया है। पर जब इतनी बड़ी कोई आयोजन होता है तो कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो संतुष्ट ना हो। सबको संतुष्ट कर पाने की क्षमता तो भगवान में भी नहीं है। हम लोग तो बहुत ही तुच्छ लोग हैं, आम मानव हैं, तो ये संभव नहीं है कि हम लोग सभी को संतुष्ट कर लें। प्रयास ये रहा कि जिनको भी अवसर दिया गया वो उसके पात्र हों, उनका चयन एक निष्पक्ष व्यवस्था के तहत हो और साथ ही साथ ये अवसर अंतिम नहीं। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के पनशब्दा गांव के ग्रामीणों ने शनिवार संपूर्ण समाधान दिवस पर जैनपुर कोतवाली पर पहुंचकर रास्ता रोकने का आरोप लगाया। रास्ते की ट्रैक्टर से जुताई कर रास्ता अवरुद्ध करने के ग्रामीणों ने आरोप लगाया। कोतवाली पर प्रार्थना पत्र देकर रास्ता खुलवाने की गुहार। जानकारी के अनुसार शनिवार को जैनपुर कोतवाली पर आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर दोपहर को पनशब्दा गाँव के दर्जनों की संख्या में महिलाओं पुरुषों ने पहुंचकर जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे को प्रार्थना पत्र देकर गाँव के 2 लोगों पर रास्ता रोकने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि लगभग 100 घर की आबादी का परंपरागत रूप से आवागमन के मार्ग को पप्पू पुत्र नगीना निवासी पनशब्दा और सिंटू सिंह ने आबादी में स्थित परंपरागत रास्ते को ट्रैक्टर से जुताई कर अवरुद्ध कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कत का सामना न करना पड़ रहा है जैनपुर कोतवाली पर शनिवार संपूर्ण समाधान दिवस पर ग्रामीणों ने पहुंचकर रास्ता खुलवाने की गुहार लगाई। इस दौरान जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने ग्रामीणों को रास्ता खुलवाने का आश्वासन दिया। वही राजस्व निरीक्षक चंद्रभान श्रीवास्तव को प्रार्थना पत्र सौंपकर त्वरित रूप से निस्तारण के लिए निर्देशित किया।
कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने बताया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आजमगढ़ मंडलीय चिकित्सालय सहित अन्य सरकारी चिकित्सालयों पर पहुंचकर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं मरीजों से मिलकर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों को लेकर सरकारी अस्पतालों में मरीजों के उपचार के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त कर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अवगत कराएगा। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने आगे कहा कि प्रदेश में लगातार डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इसकी रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। पूर्व से ही प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से बदहाल स्थिति में है। सरकार के सारे दावे वादे खोखले साबित हो रहे हैं। सरकार के मंत्री खोखले दावे और वादे कर स्वयं अपनी पीठ थपथपा रही है। तमाम इस तरह के आरोप लगाए। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार इसके रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम भी नहीं उठा पा रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के निर्देश पर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मंडलीय चिकित्सालय सहित अन्य सरकारी अस्पतालों में जाकर मरीजों, उनके तीमारदारों और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से बात कर चिकित्सकीय व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करेगा और अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्रेषित करेगा। लगातार चिकित्सालयों से दलालों के माध्यम से धन उगाही की शिकायतें मिल रही हैं। इसके साथ ही साथ मरीजों को सरकारी अस्पतालों से निःशुल्क दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, उन्हें बाहर से दवाएं लेनी पड़ रही है। सरकार और सरकार के मंत्री खोखले दावे और वादे करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष श्री कृष्णपाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय पर बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर जिला कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर क्षेत्रीय सदस्य सजानंद राय मौजूद रहे। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष सजानंद राय ने कहा कि बूथ सशक्तिकरण अभियान 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मंडल स्तर पर चलेगा, जिसके लिए मंडल प्रवासियों को मंडल में प्रवास के लिए भेजा जाएगा। सभी मंडल प्रवासी 2 मंडलों के कार्य संपन्न कराएंगे। मंडल प्रवासी मंडल पदाधिकारियों की बैठक करें, शक्ति केंद्र संयोजन और प्रभारियों की बैठक करेंगे और बूथ अध्यक्षों के संग बैठक करेंगे। बूथ सशक्तिकरण अभियान को सफल बनाने के लिए मंडल प्रवासियों की नियुक्ति की गई। रामपाल सिंह को सठिया और महाजहानागंज मंडल का प्रेम प्रकाश राय को हरैया और रौनापार मंडल का अरविंद जायसवाल को भोगरिया व तरवा मंडल का मंजू सरोज को जीनपुर वाजिबतगढ़ मंडल का अवनीश मिश्रा कप्तानगंज और बिलैयागंज मंडल का अजय सिंह को मेहनगर और खरियानी मंडल का विनोद उपाध्याय को, रानी की सराय और रानीपुर अजमो मंडल का नागेंद्र पटेल को, आजमगढ़ नगर और हाफिजपुर मंडल का ननकू राम सरोज को, चक्रपानपुर और पलानी मंडल का मयंक गुप्ता को, भीमवर और महाराजगंज मंडल का ब्रजेश यादव को, मुबारकपुर व गुजरपार मंडल का प्रवासी बनाया गया। जिला महामंत्री पवन सिंह मुन्ना को बूथ सशक्तिकरण अभियान का जिला संयोजक बनाया गया है। जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। उस सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के मध्य भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग अभियानों को संचालित किया है। आप जानते हैं 17 को विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ हुआ, 18 से आयुष्मान भव के कार्यक्रम का उन्होंने प्रारंभ किया और आगामी 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के मध्य भारतीय जनता पार्टी बूथ सशक्तिकरण अभियान का प्रारंभ करके और आगामी आने वाले 2024 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्षों से लेकर के मंडल अध्यक्ष और मंडल कमेटी को सशक्त बनाने का ये अभियान लिया है। उसी के निमित्त आज ये भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ जनपद की कार्यशाला है और उस कार्यशाला के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके नीचे हमारा जो है शक्ति केंद्र है उसको प्रभावी ढंग से बना करके हम अपनी 2024 की सेना को तैयार करें। क्या दिशा निर्देश दिए गए? ये पहले से अभियान चलता था, उसमें जो हमारे पदाधिकारी हैं एक तरह से उनको हम सत्यापित करने का काम, वेरीफाइड करने का काम हम प्रति फेज में उनको कर रहे हैं। महिला आरक्षण जो है 2024 के चुनाव में कितना कारगर साबित होने वाला है? पहले तो मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण विधेयक का पहले से ही पक्षधर रही है। अब आप सब जानते हैं कि हम अपने सांगठनिक स्ट्रक्चर में 35% महिलाओं को आरक्षण देकर, चाहे वो हमारी प्रदेश की, क्षेत्र की, जिले की, मंडल की, इवन टू बूथ स्तर की भी जो हम अपनी कमेटियाँ बनाते हैं संगठन की, उसमें भी हम 35% महिलाओं का आरक्षण निर्धारित करके उनको स्थान देते हैं। और मेरा ही मानना है इस देश की आधी आबादी हमारी महिलाओं की, हमारी बहनों की है,
उनके हक के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव अग्रणी रही है। और आप जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से जहाँ महिलाओं को सशक्त किया था, एक संबल दिया था, यही महिला विधेयक आरक्षण विधेयक ला करके महिलाओं को सशक्त बनाने में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। मैं एक बार पुनः अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इस महिला विधेयक के लिए गोरखपुर क्षेत्र की तरफ से, आजमगढ़ की तरफ से, आम नागरिकों की तरफ से, पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगामी चुनाव में इस बिल का आगामी चुनाव में स्वाभाविक तौर पर महिला विधेयक, मैंने आपसे कहा ना, कितनी आधी आबादी है इस लोकतंत्र में। पहले महिलाएं मतदान करने नहीं जाती, लेकिन आज जागरूकता बढ़ी है, और भी जागरूकता इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण बढ़ी है। और स्वाभाविक तौर पर जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो महिलाओं के लिए तमाम सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम है, उससे महिलाएं जागरूक हुई हैं और महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे भी बड़ा सम्मान मिलेगा। विपक्ष कह रहा है कि बिना जनगणना कराए महिला आरक्षण बिल पास कर दिया गया, उसको क्या कहना है? विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इसलिए आपके विपक्ष को कुछ न कुछ कहना है तो कहेंगे। और आपने देखा है कि सदन में सभी दलों ने सर्वसम्मति से इस महिला विधेयक का समर्थन किया है, लेकिन राजनीति में बने रहने के लिए कुछ न कुछ उनको कहना है, इसलिए कुछ न कुछ कहना। जनगणना, आर्थिक जनगणना क्यों नहीं कराएगी, इस पर क्या कहना? सरकार है, आगे कराएगी, उसकी भी आर्थिक जनगणना भी कराएगी। सिस्टम से सारा काम चल रहा है, तो आगे भी वो होने वाला है, तो रुकेगा नहीं। आजमगढ़ शहर के होटल में वैश्य सम्मेलन में पहुंचे वैश्य समाज के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और कौशाम्बी के पूर्व विधायक संजय कुमार गुप्ता ने व्यापारियों की एकजुटता को लेकर तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में जाकर बाजार में जाकर व्यापारियों को एकजुटता किया जा रहा है। इसी क्रम में आजमगढ़ भी पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं होगा और इसके लिए जिला प्रशासन से लेकर शासन तक सभी से बात की जाएगी। वही उन्होंने GST को लेकर भी कहा कि टैक्स पे करने वाला हमारा समाज है, आर्थिक बैकबोन है, इसमें कोई अगर विसंगति आती है तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। संजय कुमार गुप्ता ने सभी राजनीतिक दलों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। कहा कि वैश्य समाज की तरफ से आगामी 28 अक्टूबर को लखनऊ की धरती पर विशाल रैली में अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। उन्होंने कहा कि वैश्य समाज चुनाव में लोकसभा हो या विधानसभा कई सीटों पर जिताने का और हराने की क्षमता रखता है। शैलेंद्र अग्रहरी, प्रदेश महामंत्री, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन। जिस तरह से लखनऊ में सम्मेलन होने जा रहा है, तो इसकी क्या रणनीति क्या रहेगी इसमें? देखिए, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन वैश्य समाज का केंद्रीय संगठन है जो उत्तर प्रदेश में भी प्रत्येक जिलों में कार्यरत है। हमारे संगठन के माध्यम से हम वैश्य समाज के तमाम उपवर्गों में जिस प्रकार से एकजुटता की भावना आनी चाहिए, उसके लिए हम काम करते हैं। इसके अलावा वैश्य समाज के लोग कैसे अपनी मजबूती पूरे प्रदेश के हर कोने में दिखला सके, इसके लिए भी संगठन काम करता है। इसी दिशा में एक कार्यक्रम, एक वैश्य संकल्प रैली के माध्यम से लखनऊ के चारबाग स्टेडियम पे 28 अक्टूबर को आयोजित किया गया है। इसमें हमारे सभी उपवर्गों के सभी नेतागण और सभी कार्यकर्ता उपस्थित होंगे और यह संख्या 50,000 से ज़्यादा रहने वाली है। उस मैदान और उस इलाके के सभी क्षेत्रों में उस दिन वैश्यों का महाकुंभ दिखने जा रहा है, यह मैं आपसे कह रहा हूँ। तमाम पार्टियां वैश्य समाज को आगे करके चुनाव लड़ती है और उनको चुनाव जीतने के बाद उनको छोड़ देती है, तो क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर आपकी बात सही है कि वैश्य समाज की उपेक्षा की गई है। 90 के दशक के पूर्व वैश्य समाज के 88 से 90 विधायक हुआ करते थे, जो आज हम उस स्थिति में नहीं है। इसके लिए ही ये संघर्ष हो रहा है और जल्दी भविष्य में आपको एक अच्छी शुरुआत दिखलाई पड़ेगी इसका। क्यों चुनाव के समय ही आप लोग इकट्ठा होते हैं, चुनाव पहले? ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय एकत्रित होते हैं। हमारा संगठन निरंतर काम करता रहता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे 75 जिलों में इकाइयां हैं, वो रेगुलर काम करती रहती है। लेकिन चुनाव के समय मुझे लगता है कि खिड़की दरवाजे ज़्यादा खुले रहते हैं सुनने वालों के, तो इसलिए उस समय प्रयास ज़्यादा बेहतर होता है, ऐसा हमारा भी मानना है समाज के हर वर्ग की तरफ। ठीक सर, धन्यवाद सर। सम्मेलन क्या उद्देश्य है? मैं संजय कुमार गुप्ता, पूर्व विधायक चैल कौशाम्बी और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन। 28 अक्टूबर को हम लोग लखनऊ की धरती पर अपनी एक वैश्य संकल्प रैली आयोजित कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक जिले से लगभग 1000 की संख्या पहुंचने का लक्ष्य है। हम लोग लगभग 50,000 प्लस की संख्या के साथ अपनी राजधानी में इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों को ये संदेश देने का काम करेंगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सभी राजनीतिक दल अगर कोई भी वैश्य समाज को कमजोर समझने का प्रयास करेगा तो उसकी बहुत बड़ी राजनीतिक भूल होगी।
इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग सभी जिलों में जाकर अपने वैश्य बंधुओं को, सभी वैश्य के उपवर्गों को इकट्ठे करते हुए उन्हें इस रैली में आने का न्योता दे रहे हैं। एक विशाल रैली के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राजनीति में वैश्य बंधुओं की एक सक्रिय भागीदारी तय की जाएगी। सर, जिस तरह से वैश्य समाज को इग्नोर करके और अन्य लोग दी जा रही है, किस तरह से अपना? देखिए, कोई भी समाज इग्नोर तब होता है जब वो जागरूक नहीं होता। जो समाज जागरूक होता है, ऐसे बहुत से समाज है जो 10 जिले में है, मात्र 15 जिले में है जागरूक हुए, जिनकी हिस्सेदारी मात्र 4%, 3%, 6% है, उन्होंने सरकार में हिस्सेदारी तय किया है। हमारा वैश्य समाज 75 जिलों में इस स्थिति पे है कि सैकड़ों सीटों को विधानसभा की और कम से कम 25-30 सीटें ऐसी लोकसभा की है जिनको जिताने और हराने की भी क्षमता रखता है। तो हम लोग जागरूक करेंगे और सरकारें या राजनीतिक दल हमारे वैश्य समाज को अपनी उचित सहभागिता दे, ऐसा हम लोग का प्रयास है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार किस तरह से वैश्य समाज को बढ़ावा देगी और इसमें किस तरह से? नहीं, देखिए, प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई रैली नहीं है या किसी ऐसे एजेंडे के साथ रैली नहीं है। प्रदेश सरकार भी हमारी है। हम तो सिर्फ एक चीज़ है, हमारे 75 जिलों में हमारे संगठन है, इसके माध्यम से हम एक संकल्प रैली के द्वारा हम सभी राजनीतिक दलों को भी संदेश देने का काम करेंगे कि हर जिले में हमारा समाज किस संख्या में है, इसका आकलन करें। अपना ताकत दिखाएंगे 24। बिल्कुल ताकत दिखाएंगे, ये शक्ति प्रदर्शन है। लगातार व्यापारियों को जो प्रताड़ना किया जा रहा है, उसके लिए किस तरह से आप लोग? इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कहीं पर भी अगर कोई सूचना मिलती है, अगर व्यापारी को प्रताड़ित करने की कोई भी कार्रवाई आती है, जिला प्रशासन से लेकर लखनऊ शासन तक हम लोग इसकी लड़ाई लड़ते हैं और व्यापारियों को इस प्रताड़ना से हम लोग मुक्ति दिलाने का कार्य भी करते हैं। लगातार जीएसटी लोगों के ऊपर जाके जबरदस्ती दबाव डाल रहा है व्यापारियों के ऊपर। देखिए, टैक्स देने वाला हमारा समाज है, देश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन कहे जाने वाला समाज है। हम टैक्स पेयर हैं निश्चित तौर से, उसको लेकर तमाम विसंगतियां भी सामने आती हैं, उसकी भी लड़ाई हम लोग समय समय पर उचित फोरम पर लड़ते हैं। वैश्य समाज को एकजुट करने के लिए क्या नहीं बनाया गया? ये हर जिले में हमारे दौरे चल रहे हैं, हमारे पूरे प्रदेश की टीम। सीतापुर में जय श्री राम आज 22 सितंबर को स्वर्णकार संघ के सीपी वर्मा व उत्तर प्रदेश के विधायक विनय वर्मा का देहरादून आगमन हुआ और अखिल भारतीय मैट सोनार महासभा देहरादून के अध्यक्ष आनंद वर्मा, पूर्व अध्यक्ष व संरक्षक शिव कुमार वर्मा, संयोजक अजय मोहन वर्मा व संयुक्त सचिव मनीष वर्मा, संरक्षक शिव कुमार वर्मा की दुकान पौड़ी ज्वेलर्स धर्मपुर पर मुलाकात हुई व महासभा की ओर से आए हुए सभी अतिथिगणों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया व उनसे सोनार समाज की उन्नति व सुधार के लिए चर्चा भी की गई। चर्चा के साथ जलपान की व्यवस्था की गई तथा तत्पश्चात महासभा के अध्यक्ष आनंद वर्मा विधायक के साथ देहरादून की विधायिका शबिता कपूर से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की। और ये खबर दिल्ली से है, जहां सोनिया अख्तर ने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह के साथ अपने पति सौरभ कांत तिवारी की सुरक्षा की गुहार लगाई है। सोनिया ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, डीआईजी उत्तर प्रदेश पुलिस आयुक्त दिल्ली, पुलिस एवं डीसीपी ग्रेटर नोएडा को गुहार लगाई है और कहा है कि पूर्व मंत्री द्वारा सौरभ की साजिश के तहत हत्या की जा सकती है। आइए सुनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर ए.पी. सिंह ने क्या कुछ कहा। सोनिया अख्तर वर्सेस सौरभ कांत तिवारी का केस नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में पेंडिंग है और सुनवाई के लिए। इसी दौरान सोनिया अख्तर को ये पूरा अंदेशा और पूरा डर है कि इस दौरान प्रॉपर्टी की वजह से, पैसे की वजह से, धन की वजह से, सौरभ की अधिक आय की वजह से उनकी पूर्व पत्नी रचना शर्मा कभी भी किसी समय सौरभ की हत्या करा सकती हैं, उनकी मौत करा सकती हैं और उसको आत्महत्या में कन्वर्ट करा सकती हैं, आत्महत्या में बदल सकती हैं। इसीलिए इसी आशय के साथ ये कंप्लेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, दिल्ली पुलिस, डीसीपी ग्रेटर नोएडा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को दी गई है, जिसके आधार पर सौरभ कांत तिवारी जो कि पति हैं सोनिया अख्तर और उसके 1.5 साल के बच्चे के पिता हैं, उनके जीवन की रक्षा की जाए, उन्हें सुरक्षा की जाए। उनके साथ कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी घटना हो सकती है
और कुछ भी हो सकता है जिससे उनकी जान को खतरा है, उनके सुसाइड दिखा देंगे, मौत हो सकती है, क्योंकि धन की, प्रॉपर्टी और इस सब की वजह से रचना तिवारी, रचना शर्मा और उनके परिवार के कोई और उनके रिश्तेदार हार्डकोर क्रिमिनल से, हैबिचुअल प्रोफेशनल क्रिमिनल से, बाड़े के लोगों से हत्या करा सकते हैं, इसलिए ये सारी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद भर में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आजमगढ़ के महाराजगंज में हुए दोहरे व्यापारी हत्याकांड को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में महाराजगंज पुलिस ने सरदाहा बाजार में पिता और पुत्र की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए मुठभेड़ में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले भी पुलिस ने अपनी कार्रवाई में कई अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था और उनके कब्जों से अवैध असलाह, कारतूस व मोटरसाइकिल भी बरामद की है। घटना 20 सितंबर 2023 की है, जब थाना महाराजगंज क्षेत्र अंतर्गत सरदाहा बाजार में दुकान में घुसकर पिता और पुत्र की हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद तहरीर के आधार पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की और आज घटना में शामिल चौथे अभियुक्त को भी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देशन पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर सुरेंद्र लाल के नेतृत्व में अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया है। आइए सुनाते हैं कि एसपी अनुराग आर्य ने क्या कुछ कहा। दिनांक 20 सितंबर को थाना महाराजगंज अंतर्गत सरदाहा बाजार में दुकान के विवाद को लेकर हत्या व दुकान में आग लगाने के प्रयास की घटना के संबंध में एफआईआर नंबर 296/23 धारा 147, 148, 149, 302, 427, 436 आईपीसी व 7CL एक्ट 5 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन मेरे द्वारा किया गया था। 2 नामजद अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। कल रात्रि एसएचओ महाराजगंज की टीम के द्वारा 2 अन्य नामजद अभियुक्त प्रदीप गुप्ता व पंकज गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता इनको गिरफ्तार कर इनके पास से अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद किया गया है। आज सुबह लगभग 5 बजे 5वें मुख्य अभियुक्त पवन गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता को चपरी पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से घटना में प्रयुक्त 32 बोर की एक पिस्टल बरामद हुई है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जहाँ इसकी स्थिति सामान्य है। अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया है कि 1 वर्ष पूर्व विपक्षी द्वारा मारपीट की घटना की गई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी और विपक्षी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसी घटना का बदला लेने के लिए इसके द्वारा यह घटना कारित की गई है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई एसएचओ महाराजगंज और उनकी टीम के द्वारा की जाएगी। आजमगढ़ के कला भवन में आजमगढ़ महोत्सव के तत्वावधान में आज जिलाधिकारी, जिला प्रशासन और पत्रकारों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के सभी पत्रकारों के साथ ही जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, अपर जिलाधिकारी प्रशासन आजाद भगत सिंह, जिला सूचना अधिकारी अशोक कुमार उपस्थित थे। पत्रकारों की तरफ से मुख्य वक्ता के रूप में अशोक कुमार वर्मा, अध्यक्ष तमसा प्रेस क्लब, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र श्रीवास्तव, सचिव विजय यादव, रवि सिंह, सचिव द प्रेस क्लब, वरिष्ठ पत्रकार वरुण सिंह सहित कई पत्रकारों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। जिला प्रशासन की तरफ से जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह और मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आजमगढ़ महोत्सव की तैयारी में जी जान से लगे प्रमुख समाजसेवी डॉक्टर पीयूष यादव ने कार्यक्रम का कुशल संचालन किया और जिला प्रशासन व पत्रकारों की गोष्ठी के आयोजन में डॉक्टर पीयूष यादव की भी अहम भूमिका रही। गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इस प्रकार की बैठकें आगे भी होती रहेंगी और पत्रकारों के लिए उनका द्वार हमेशा खुले रहेंगे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए तमसा प्रेस क्लब के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने कहा कि आजमगढ़ महोत्सव बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। पत्रकारों और प्रशासन के बीच में इस प्रकार की गोष्ठी हमेशा आयोजित होनी चाहिए, जिससे पत्रकारों व जिला प्रशासन के बीच में अच्छा सामंजस्य बना रहे। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी ने महोत्सव में प्रतिभागी युवक व युवतियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और तमसा प्रेस क्लब के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने, सुनिए। विरासत को और संजो के रखने के लिए इस परिसर का निर्माण अभी थोड़े दिन पहले पूर्ण करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। इस हरिऔध कला केंद्र पर ऐसे कई आयोजन हम लोग आप सभी के प्रयास और सहयोग से करते रहेंगे, इसकी मुझे पूरी आशा है। और जिन लोगों को इन्हीं कारणों से अवसर नहीं मिल पाया है, उन्हें हम लोग आगे अवसर देते रहेंगे। आप सभी ने अपना कीमती समय आज यहाँ पर दिया और हम लोगों को मार्गदर्शन दिया, इसके लिए मैं पूरे जिला प्रशासन की ओर से
महोत्सव के आयोजन समिति की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। आगे भी इसी सौहार्दपूर्ण उसमें चलता रहे। आजमगढ़ महोत्सव, हमारे पूर्व वक्ताओं ने उस पर भी प्रकाश डाला। ये आजमगढ़ का महोत्सव है, हम लोग मात्र उसके सूत्रधार हैं, आयोजक हैं। आजमगढ़ के हर वर्ग को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ने का प्रयास किया है, पर जब इतनी बड़ी कोई आयोजन होता है तो कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो संतुष्ट ना हो। सबको संतुष्ट कर पाने की क्षमता तो भगवान में भी नहीं। हम लोग तो बहुत ही तुच्छ लोग हैं, आम मानव हैं, तो ये संभव नहीं है कि हम लोग सभी को संतुष्ट कर लें। प्रयास ये रहा कि जिनको भी अवसर दिया गया वो उसके पात्र हों, उनका चयन एक निष्पक्ष व्यवस्था के तहत हो, और साथ ही साथ ये अवसर अंतिम नहीं है। ऐसा नहीं कि मंचा सिंह, वरिष्ठ पत्रकार विजय यादव जी, जो हिंदी पत्रकारिता और दैनिक पत्रकारिता में जिनका एक बड़ा नाम है, दैनिक देवव्रत के नाम से, और इनके पिताजी देखते थे कि आज अंत भला तो सब भला। आज जिलाधिकारी महोदय, एक हम लोग कहा जाता है दूध के चाँद की तरफ, तो हम लोग एक साथ रह करके एक आँख और काजल की बात रिश्ते होते हैं जिला प्रशासन से, लेकिन दुनिया नहीं है। आज समाप्त हुआ, उसके लिए मैं हृदय से